नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 3 दिनों से बीजेपी की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटकी हुई है, क्योंकि 3 दिनों से राहुल गांधी अमेरिका में हैं और टेक्सास से लेकर वाशिंगटन डीसी तक अलग अलग मंचों से राहुल ने जो कुछ कहा उसमें किस तरह देश विरोधी तत्व तलाशे जाएं, कैसे राहुल को गलत साबित किया जाए, कौन से मुद्दे को बवाल खड़ा करने के लिए तैयार किया जाए, इसी सब में बीजेपी लगी हुई है। हालांकि उसे राहुल को घेरने में जरा भी सफलता नहीं मिली, तो आज अमित शाह ने ही मोर्चा संभाल लिया और राहुल के खिलाफ ट्वीट किया। आप समझ सकते हैं, बीजेपी के 2 सबसे ताकतवर नेताओं में से एक अमित शाह अगर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, तो फिर राहुल बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गए हैं, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। अमित शाह ने राहुल को आरक्षण वाले मसले पर घेरा है, उस विषय में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए राहुल गांधी के इस बयान को पहले सुन लेते हैं, जिसमें वो आरक्षण के मसले पे बोल क्या रहे हैं। पहले आरक्षण के मामले पर राहुल गांधी के इस बयान को देखते हैं, उसके बाद अमित शाह ने जो कुछ लिखा है, कहा है, उसको भी देखेंगे। राहुल गांधी को सुनिए। I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. We want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it. Reservation being one of them. Caste is a central issue in India. It's a fundamental issue in India. I don't think the idea of untouchability exists anywhere else. Untouchability is way beyond an economic idea. You simply cannot be touched. It's discrimination on many different axes. The Congress Party has always, right from even before independence, we've always fought for the idea that India should be a fair country. The idea that all India's citizens should be treated the same way. We feel very strongly that there is a very deep problem of participation, and we're going to address that problem. तो यहां पर राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, बल्कि उसकी सीमा बढ़नी चाहिए। और यह बात राहुल ने चुनावों के दौरान भी कही थी। यह तो बीजेपी ही हमेशा आरक्षण के खिलाफ दिखी है, लेकिन अब अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं इसी मसले पर, आइए जरा उसे देखिए। अमित शाह ने आज ट्वीट किया है। ट्वीट में अमित शाह क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में JKNC यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध, देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो, या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता है और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। यह कह रहे हैं अमित शाह। यानी अमित शाह ने जिन शब्दों में आरक्षण की वकालत की है और कांग्रेस को घेरा है, राहुल गांधी को घेरा है, उससे साफ समझा जा सकता है कि संविधान के आगे बीजेपी को झुकने पर कांग्रेस ने मजबूर कर ही दिया। वैसे राहुल ने वाशिंगटन डीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन और पाकिस्तान को लेकर जो बातें कही, उनमें भी बीजेपी तिल मिलाई हुई है, क्योंकि निशाने पर मोदी आ गए हैं। सुनिए जरा चीन को लेकर क्या कुछ कहा है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वाशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होगा वाशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना राहुल गांधी का। प्रेस क्लब में राहुल गांधी पहुंचे, नेशनल प्रेस क्लब में। ये देखिए, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, द नेशनल प्रेस क्लब। इसमें पहले जवाहरलाल नेहरू जा चुके हैं, इंदिरा गांधी जा चुकी हैं, राजीव गांधी जा चुके हैं, और लेकिन ये एक बार गए थे और राहुल गांधी दूसरी बार यहां पहुंचे। और ये जो कप रखी हुई है उनके टेबल पे, दूर पीछे आप देख रहे होंगे, जहां गिलास है उसके पीछे कप, ये राहुल गांधी दूसरी बार ले रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और ये कप गिफ्ट किया गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा एक कप मेरे पास ऑलरेडी है, एक और हो गया, अब जोड़ीदार मिल गया उस कप का। तो यहां दूसरी बार राहुल गांधी। लेकिन इसी मसले पर, यहीं पर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल और उन सवालों का बहुत ही यहां
बारीकी से जवाब देते हुए, बेबाकी से जवाब देते हुए राहुल गांधी नजर आए। चीन के मसले पर राहुल गांधी ने जो बात कही उससे बीजेपी जरूर तिल मिलाई ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी घिर गए और सामने उनका चेहरा इसलिए भी बीजेपी के सामने, और नरेंद्र मोदी प्रमुख हैं इसलिए उनका चेहरा तो सामने आएगा ही, क्योंकि झूला वही झूल रहे थे चीन के शी जिनपिंग के साथ। सुनिए जरा राहुल गांधी चीन के मसले पे कह क्या रहे हैं। Well, if you call having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. तो चीन के नाम पर सीधा सीधा हमला बोलते हुए यहां राहुल गांधी गलवान में शहीद सैनिकों की शहादत को सम्मान और इंसाफ तब तक नहीं मिल सकता जब तक मोदी चीन का नाम लेकर उसकी हरकतों को रोकने का साहस नहीं दिखा सकते। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं रहा है, बल्कि अब तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी में चीन के साथ व्यापार की जरूरत पर जोर दिया है और इसी से जाहिर हो रहा है कि मोदी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी पर चीन परस्त होने का इल्जाम लगा रही है। राहुल ने आज कुछ अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की, यूएस कांग्रेस से मुलाकात राहुल गांधी ने की, जिनमें इल्हान उमर भी शामिल हैं। इल्हान उमर ने पिछले साल अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का बहिष्कार किया था, आपको याद होगा। उन्होंने पीएम मोदी पर धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन, जी हां, धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन करने का आरोप लगाया था इल्हान उमर ने। अब बीजेपी आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि राहुल ने भारत का विरोध करने वाली इल्हान उमर से मुलाकात की, जबकि इल्हान उमर के अलावा उस बैठक में जोनाथन जैक्सन, जरा उस फोटो को ले आइए और कौन कौन थे जरा स्क्रीन पे ले आइए। ये देखिए, इल्हान उमर के अलावा जोनाथन जैक्सन हैं इसमें, इनके अलावा इल्हान उमर इधर से आप अगर देखें तो राइट साइड से दूसरे नंबर पर हैं, काले लिबास में जो महिला है वो इल्हान उमर हैं। लेकिन इनके अलावा कौन कौन है? इनके अलावा जोनाथन जैक्सन है, रो खन्ना है, राजा कृष्णमूर्ति हैं, बारबरा ली हैं, जेसस जी चुई हैं, चुई गार्सा हैं, हैंक जॉनसन है और जॉन शाकोब्सकी हैं। ये सब शामिल हैं इस आज जो मुलाकात हुई राहुल गांधी की इस मुलाकात में। इसके अलावा आप इसमें इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे सैम पित्रोदा को। बीजेपी ने इन सांसदों का जिक्र करके दोस्तों केवल इल्हान उमर का नाम लिया, इसमें भी उसकी मंशा जो है वो साफ झलकती है। वैसे राहुल ने आज पाकिस्तान में आतंकवाद के पनपने को लेकर भी जरूरी बात कही है, जिसे सुना जाना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि आखिर आतंकवाद को लेकर राहुल गांधी का यहां वक्तव्य क्या है और कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है। जरा आतंकवाद पे सुनिए। ये बात इसलिए क्योंकि अभी 2 दिन पहले अमित शाह आतंकवाद को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे थे जब जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करने वो गए थे। सुनिए आतंकवाद पे और पाकिस्तान पे राहुल गांधी का ये बयान। No, Pakistan's instigation of terrorism in our country is holding the two countries back. We are not going to accept Pakistan carrying out terror acts in our country. We're just not going to accept it. Okay. And until they keep doing that, there's going to be problems between us. Okay. यानी राहुल ने साफ कर दिया है कि वे आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं, जबकि अभी जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर अमित शाह कांग्रेस की आतंकवाद पर नीति को लेकर सवाल उठा रहे थे। बहरहाल अमेरिका से राहुल के लौटने का वक्त अब हो गया है और वहीं अब मोदी के अमेरिका जाने की बारी है। 22 तारीख को मोदी अमेरिका जा रहे हैं। राहुल जब लौटेंगे उसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों में जुट जाएंगे, जबकि मोदी इन राज्यों में अब तक उतने सक्रिय नहीं दिख रहे हैं जैसा अब तक विधानसभा चुनावों में वो दिखा करते थे। शायद मोदी को बीजेपी की हार का अंदेशा हो चुका है और वो दूसरे नेताओं पर इसका ठीकरा फूटते देखना चाहते हैं।
वैसे नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं 14 तारीख को। आज 11 तारीख है और 14 तारीख को जा रहे हैं कुरुक्षेत्र। वहीं से वो चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे और सुनने में आ रहा है कि 5 सभाएं करेंगे हरियाणा में नरेंद्र मोदी। आगे क्या होता है देखते हैं, क्योंकि इस बीच उन्हें अमेरिका भी जाना है। बहरहाल आज कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर गारंटी लॉन्च की है, 5 गारंटी, बहुत महत्वपूर्ण। और इन गारंटियों में क्या कुछ है जरा उसको आपके सामने रखता हूं। इन गारंटियों में परिवार की महिला को, प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 3,000 रुपए यानी 36,000 रुपए साल का, 12 इंटू 3, 3,000 रुपया हर महीने, ये जम्मू कश्मीर में। दूसरा है 1 लाख खाली पदों पर भर्ती। तीसरा है परिवार के हर सदस्य को 11 किलो चावल। और चौथा है 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, आप याद कीजिए, जोरदार ये चिरंजीवी योजना यही लॉन्च की गई थी राजस्थान में और उसने धूम मचा रखा था। और 5वां जो आखिरी है वो है स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का जो ब्याज है वो मुफ्त कर्ज मिलेगा। ऐसी घोषणाएं शामिल है, कई घोषणाएं हैं, लेकिन ये 5 प्रमुख आपके सामने हम रख रहे हैं। वहीं आज हरियाणा में विनेश फोगाट ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। विनेश फोगाट ने उधर हरियाणा में, जो अब कांग्रेस में है, पहलवान, आप जानते हैं, अगर नाम नहीं सुना हो तो जरूर याद रखिए, क्योंकि विनेश फोगाट ने धूम मचा रखी थी अभी अभी ओलंपिक में, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ इस देश ने देखा है। तो इधर देश की चुनावी हलचल में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ रही है और उधर अमेरिका में भी राहुल के सामने बीजेपी के सारे पैंतरे बेकार हो चुके हैं। क्या राहुल के आगे हाँफने लगी है बीजेपी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उधर राहुल का अमेरिका दौरा और इधर बीजेपी को झटका दोहरा, कैसे हो रहा है डबल अटैक बीजेपी पे, इन सब की पड़ताल करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। इस वक्त देखिए 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, हेमंत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो नहीं जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं उनका भी, आप सबका स्वागत इस्तकबाल एक बार फिर से। सीधा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा हिंदुस्तान में धूम मचाए हुए है। चुप रहते बीजेपी के लोग तो शायद बेहतर होता कि कम से कम अमेरिका तो कई लोग जाते हैं, एम के स्टालिन भी गए हुए हैं, डीके शिव कुमार भी गए हैं, कहीं किसी की पूछ परख नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। राहुल गांधी गए हैं, चलिए मान लिया कि वो उनके पास एक पोर्टफोलियो है लीडर ऑफ अपोजिशन का, नेता प्रतिपक्ष के रूप में गए हैं। वो तो पहले भी गए बिना पोर्टफोलियो के गए, तो यहां क्या परेशानी है? मायावती रोज ट्वीट कर रही हैं, एक नहीं 5-5 थ्रेड, 8-8 थ्रेड के साथ। इधर अमित शाह तक ट्वीट कर रहे हैं। गिरिराज सिंह तो देशद्रोही और क्या क्या बता रहे हैं। आज बोल रहे थे गिरिराज सिंह कि उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। तो ये सब कुछ रविशंकर प्रसाद जी जो हैं वो जिस अंदाज में बोलते हैं उसी अंदाज में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी हैं। आखिर यह हंगामा क्यों बढ़पा है शकील अख्तर जी? क्या परेशानी है राहुल गांधी से, या राहुल गांधी को इतना तवज्जो कांग्रेस बीजेपी क्यों दे रही है? क्यों बीजेपी राहुल गांधी का प्रचार कर रही है भारत में? वो अमेरिका में है, रहने देते हैं अमेरिका में, कहते कि 2-4 दिन और रहो, 10 दिन और रहो, यहां पर शांति रहेगी। देखिए राजीव जी, अभी आपने कहा कि अमित शाह ने ट्वीट किया है, अभी मोदी जी भी करेंगे। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की जो नब्ज है वो नब्ज पकड़ ली। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात वहां कही है वो ये कही है कि ये सब अतीत की चीजें हो गई। अब ये जो प्रधानमंत्री जी हमारे डायरेक्ट बात करते थे भगवान से, वो सब इतिहास की बातें हैं। ये जो 56 इंच के सीने की बातें करते थे वो सब इतिहास की बातें हैं। 240 पे हिंदुस्तान की जनता ने इनको रोक दिया है, अब इनका खेल खत्म हो गया। असली चोट ये है, उन्होंने सिर्फ भारत में ही मैसेज नहीं दिया, अमेरिका में और पूरी दुनिया में दे दिया। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं 22 को, वो जवाब दे दें, वहां जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें
और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे राहुल की सारी बातों का जवाब दे दे। 10 साल हो गए, उन्होंने तो अमेरिका में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, भारत में भी नहीं की, कहीं पे भी नहीं की उन्होंने। तो राहुल दूसरी बार वहां पे नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहे हैं। नेशनल प्रेस क्लब का मतलब पूरी दुनिया का प्रेस वहां मौजूद होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रेस, एक से एक तीखे सवालों वहां करते हैं। मोदी जी को अगर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिस नहीं हो, तो जाने से पहले एक भारत में कर लें, अपनी गोदी मीडिया वालों को ही बुला लें खाली। भारत में हर प्रधानमंत्री जो है एक नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। ये नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पीआईबी आयोजित करता है, पूरे देश का प्रेस वहां आता है, विदेशी प्रेस भी आता है, विज्ञान भवन में होती है। मनमोहन सिंह ने 2 करी थी, वाजपेयी ने 1 करी थी, मोदी जी की 0। यहां कर जाएं, प्रैक्टिस हो जाएगी और वहां सब बातों का जवाब दे, वो देना चाहिए। हम तो कहते हैं राहुल की हर बात का जवाब वहां देना चाहिए। देखिए, अभी आप बता रहे थे कि उन्होंने वहां पे एक सांसद पे सवाल उठाए। अरे भाई, कमला हैरिस भी इस तरह के सवाल जो है मोदी से मिलकर उठा चुकी हैं कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी कमला हैरिस से भी मिले थे। यहां तो एक प्रतिनिधि मंडल के साथ वो जो है सांसद राहुल से मिली हैं, वहां तो कमला हैरिस से अकेले मिले थे। और कमला हैरिस अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगी तो क्या मोदी जी उनसे नहीं मिलेंगे? अरे, एक प्रतिनिधि मंडल है सांसदों का जो राहुल से मिल रहा है, किसी एक से नहीं मिल रहे हैं राहुल। लेकिन आपको तो वहां पे भी हिंदू मुसलमान करना है। पहले आपने सिख और हिंदू करने की कोशिश करी, वो नहीं चला, तब हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण के ऊपर तो राहुल एकमात्र ऐसे नेता हैं जो 50% से ऊपर जाकर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जो जाति गणना की बात कर रहे हैं। बुत हमसे कहें काफिर, उसी राहुल पे आप इल्जाम लगा रहे हो कि राहुल आरक्षण के विरोधी हैं। राहुल ने क्या कहा था? राहुल ने यह कहा था कि जब तक देश के अंदर वो सारे अवसर उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक इस बारे में हम सोच ही नहीं सकते। ना अभी कोई सोच रहा है, ना बाद में कोई सोच सकता था। सबसे बड़ी बात है कि सबको समान अवसर उपलब्ध हो जाएं। और बीजेपी कह रही है कि राहुल जो है आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण दिया किसने था? ये कांग्रेस ने ही दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, उसकी जो प्रारूप समिति थी, उसका अध्यक्ष किसको बनाया था? उसका अध्यक्ष उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को बनाया था। और ये बात तो रिकॉर्ड में है, ये सब पढ़ लें जाके, कि डॉक्टर अंबेडकर ने आश्चर्य व्यक्त किया था और कहा था, अरे कांग्रेस में इतने काबिल लोग हैं, और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मुझे इसकी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। उस प्रारूप समिति ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। और अभी आप बता रहे थे अनटचेबिलिटी की बात, इसके खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी? गांधी के अलावा गांधी ने, कांग्रेस के नेता ने, कांग्रेस ने ही तो इसके खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है पूरे देश में। और ये लोग क्या करते थे? ये लोग तो इसका येन केन प्रकारेण समर्थन करते थे। तो देखिए, राहुल ने जो है इन लोगों को बहुत बुरी तरह बैकफुट पे धकेल दिया है। इसलिए जो हम कह रहे हैं कि मोदी जी भी अभी करेंगे राहुल का विरोध, तो क्योंकि राहुल जो है अमेरिका में छा गए। अमेरिका के लोग ये जानना चाहते थे, वहां चुनाव है राष्ट्रपति के, कमला हैरिस भी जानना चाहती थी और डोनाल्ड ट्रंप भी जानना चाहते थे कि भारत के प्रतिपक्ष का नेता जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर क्या विचार रखता है, हिंदुस्तान के मामलों में उसकी समझ क्या है। और वो ये भी देखना चाहते थे कि वहां का जो भारतीय समाज है, प्रवासी भारतीय हैं, वो नेता प्रतिपक्ष का कैसा स्वागत करते हैं जी। और उन्होंने देखा कि डलास के एयरपोर्ट पे हिंदुस्तानी इंडिया इंडिया के नारे लगाते हुए पहुंच गए जी। मोदी जी जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं, वहां पे इंडिया इंडिया के नारे लग रहे हैं। और उसके बाद 2 यूनिवर्सिटी में, एक में नहीं 2 यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच राहुल गए और बात करी। हम यही तो कहते हैं मोदी जी एक में चले जाएं, एक यूनिवर्सिटी में। सबसे बड़ी परीक्षा होती है, सबसे बड़ी, सबसे कड़ी, स्टूडेंट के बीच में, किसी भी नेता के लिए।
बड़े बड़े नेता नहीं जाते। सिर्फ वही नेता जानते हैं जो खुले मन के होते हैं, जो सीखना समझना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं। स्टूडेंट क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं ये किसी को कल्पना नहीं होती, और ये राहुल गांधी की दम है। सबसे बड़ी परीक्षा है ये। आप कहीं भी चले जाओ, किसी से ही बात कर लो, स्टूडेंट के बीच जाने में हर नेता और नेता के सलाहकार है मना करते हैं कि सर वहां मत जाइए, मुश्किल हो जाती है वहां पे, बहुत पता नहीं क्या पूछ लेंगे लड़के लड़की। लेकिन राहुल जाते हैं वहां पे। फिर भारतीय जो प्रवासी भारतीय है उनके बीच वो वहां गए, तो वहां से मैसेज क्या गया कि हिंदुस्तान के जो लोग अमेरिका में बसे हुए हैं वो लोग राहुल का कितना सम्मान करते हैं। मोदी जी के लिए तो प्रायोजित भीड़ इकट्ठा की जाती है वहां। और एक बात यहां और बता दें, इससे पहले भारतीय समाज अमेरिका में या विदेश में ऐसा नहीं था। ये पिछले 10 साल में इन्होंने किया है, 2 हिस्सों में बांट दिया। ये जो विभाजन की बात राहुल करते हैं, वो विभाजन हिंदुस्तान में ही नहीं किया, विदेशों में भारतीयों के बीच भी कर दिया इन्होंने जी। एक अपना बना दिया और एक वो बना दिया जो सच्चा भारत से प्यार करता है। तो राहुल का ये जो दौरा है ये बहुत ही सफल रहा है, और इस सफलता को पचा पाना आसान नहीं है। मोदी जी जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वहीं से वो जवाब देंगे उनका, और वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि राहुल ने क्या गलत किया और क्या सही किया। जी, बहुत मुश्किल टास्क आप दे रहे हैं शकील जी नरेंद्र मोदी जी को। कल यही टास्क, ऐसा ही कुछ टास्क दे रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी नरेंद्र मोदी जी को। तो आप लोग क्यों फंसा रहे हैं बार बार नरेंद्र मोदी जी को? ऐसे ही बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि 20 सीटें अगर और आ जाती तो ये लोग जेल में होते। अब ये लोग कौन हैं? क्योंकि इसको लेकर आज दिन भर हंगामा रहा कि ये कहाँ, और वो भी जाकर जम्मू कश्मीर में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि 20 सीटें अगर हमारी और आ जाती तो आज ये जेल में होते। दिन भर हंगामा रहा है। तो आप परेशान मत किया कीजिए, आप लोग बहुत परेशान करते हैं। पत्रकारों का एक टोली है जो लगातार परेशान कर रही है मोदी जी को और उनके कुनबे को। लेकिन आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। टास्क कल भी आप दे रहे थे, आज भी कुछ टास्क शायद लेके आए होंगे मोदी जी के लिए, जैसे अभी शकील जी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि नेशनल प्रेस क्लब में जाकर आप उनके सवालों का जवाब दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर सवाल कई हैं। राहुल गांधी के ऊपर जो सवालों का बौछार, और उसमें आरक्षण विरोधी राहुल गांधी, चीन परस्त राहुल गांधी, आतंकवाद परस्त राहुल गांधी, ये सारे जो चेहरे दिखाने की कोशिश हो रही है बीजेपी और उनके साथियों के जरिए, इसमें कितना दम दिखाई देता है? कुछ असर यहाँ पर हिंदुस्तान में खासकर अभी जो 2 राज्यों के चुनाव हैं उस पर पड़ता हुआ दिखाई देता है क्या? राहुल गांधी ने ऐसा कह क्या दिया? हालांकि उनकी जुबानी सुना चुका हूं। पाकिस्तान आतंकवाद पे उन्होंने जो कहा, चीन पे जो कहा, उन्होंने आरक्षण पे जो कहा, और नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के सामने बोला वहां वाशिंगटन डीसी में। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? प्रशांत जी। देखिए राजीव जी, जो हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट में बात की है कि राहुल किस ऑडियंस को संबोधित करते, मोदी जी किस ऑडियंस को संबोधित करते हैं। राहुल गांधी अमेरिका में अमेरिकन्स को संबोधित कर रहे हैं। वहां के कांग्रेसमैन, सीनेटर्स, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, एकेडमिया, थिंक टैंक, ये बिरादरी को एड्रेस कर रहे हैं। जो इंतजार कर, जो जैसा शकील जी कह रहे, जो इंतजार कर रहा था कि भारत का प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, लीडर अपोजिशन की फॉरेन पॉलिसी क्या है, उसका डेमोक्रेसी के प्रति दृष्टिकोण क्या है, उसका अफर्मेटिव एक्शन के प्रति दृष्टिकोण क्या है। क्योंकि ये सारे सवाल अमेरिकन मीडिया में, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN सब में उठते रहे भारत के बारे में, और बहुत शंकाएं भारत की डेमोक्रेसी के बारे में उठती रही अमेरिकन मीडिया में भी, ग्लोबली। क्योंकि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो चाहे डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, मोदी के शासनकाल में सब कुछ नीचे आया है। लेकिन एक बहुत अहम बात राजीव जी, राहुल गांधी गए वहां पे, उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीनेटर और कांग्रेसमैन से मिले, वहां के जो सांसद हैं उनसे मिले, तमाम और लोगों से मिले जी। मोदी जी क्या करने जा रहे हैं अमेरिका, यही बता देता हूं। मोदी जी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को संबोधित नहीं करेंगे।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो बाइडेन संबोधित करेंगे, तमाम राष्ट्राध्यक्ष करेंगे, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। इसकी जगह मोदी जी हाउडी मोदी जैसा एक एनआरआई इवेंट में रैली में भाषण देंगे। ये करने मोदी जी जा रहे हैं वहां। दूसरा एक और अपडेट देता हूं कि अमेरिका में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक 21-22 सितंबर के तीसरे सप्ताह में होगी। वहां पे तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे पहले से। क्वाड की मीटिंग अमेरिका में ही रख दी गई, जिसमें मोदी जी भी होंगे 21 तारीख को। जापानीज होंगे, जापानीज प्रेसिडेंट होंगे, ऑस्ट्रेलियन होंगे, इंडिया होगा, अमेरिका होगा जी। ये समिट बैठक भारत में होनी थी, अब वो भारत में नहीं होगी, अब वो अमेरिका में हो जा रही है। तो एक अपॉर्चुनिटी ये भी मिस हो रही है। तो जैसा मैंने कहा कि मोदी जी अमेरिका में भारत में अपने समर्थकों को एड्रेस करते हैं अमेरिका के मंच से, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने अमेरिका में जिस तरीके से इंटरेक्ट किया है, और राहुल गांधी पिछले बार भी ऐसे इंटरेक्ट किया, लेकिन इस बार उनका स्टेटस दूसरा है। इस बार वो लीडर अपोजिशन के तौर पर वहां गए हैं और चाइना के लेवल, चाइना के ऊपर, विदेश नीति पर, बांग्लादेश के बहुत स्पष्ट तौर पे बेबाकी से अपनी राय रखी है। जी। जैसा मैं बार बार कहता हूं राजीव जी की पश्चिम खासकर अमेरिका की चिंता चीन को लेकर है, और चीन को लेकर राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रोड मैप दिया है। क्वाड भी क्या है? क्वाड भी तो चीन के थ्रेट को कंटेन करने के लिए तो क्वाड बना जी। उसका फोकस चीन है, वो उसके ओवरराइचिंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो, फोकस उसका चाइना है। और अमेरिका की और वेस्ट की, पश्चिम की चिंता चीन को लेकर है, वाजिब चिंता है। भारत की भी चिंता होनी चाहिए। हमारे तो बॉर्डर के अंदर घुसा हुआ है, हमारी इंडस्ट्री को उसने बर्बाद किया है। हमारे यहाँ तो सारे प्रोडक्ट चाइना के बन के आ रहे हैं। राहुल गांधी एक रोड मैप दे रहे हैं वहां पे, जो वेस्ट को पसंद आएगा, कि प्रोडक्शन को डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ हम एक ऑफर दे रहे हो। ये इसका इंतजार था वहां पे, और अब राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग के तौर पे ये बात कह रहे हैं। जो खड़गे जी ने कहा कि 20 सीटें और आ जाती तो उनका प्रधानमंत्री होता, तो इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं वहां पे वो बहुत वैल्यू है, वहां पे उसका वजन है, इसलिए अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी। मोदी साहब वहां पे रैलियां संबोधित करेंगे, ये यहाँ का मीडिया जो है उसको उछालेगा, और लेकिन उसका जो ब्रांडिंग है, देखिए अब राहुल गांधी का इस अमेरिका यात्रा से ग्राफ ऊपर जा रहा है और मोदी जी का नीचे जा रहा है। ये रिवर्स ट्रेंड अब दिख रहा है हमको दोनों नेताओं का, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं और उसी दौरान यूएन जनरल असेंबली की बैठक है जहां दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष बोल रहे हैं और आप नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां होते तो जो यूक्रेन का मसला है, रशिया यूक्रेन का मसला है, फिलिस्तीन का मसला है, बांग्लादेश का मसला है, चीन का मसला है, ये सारे मसले प्रधानमंत्री की जबान से निकलते यूएन जनरल असेंबली में। जी बिल्कुल। अब वो एस जयशंकर वहां बोलेंगे, इसकी कितनी अहमियत होगी हम पूछ सकते हैं। राजू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका जा रहे हैं। 22 तारीख को यूएन जनरल असेंबली को संबोधित नहीं करेंगे इस बार, लेकिन एस जयशंकर संबोधित करेंगे। ये तो एक बात, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके मायने क्या हैं? दूसरी तरफ राहुल गांधी जो विदेश में हैं, अमेरिका में हैं, और आज उनकी यात्रा समाप्त हो रही है वहां के
की तारीख के हिसाब से समाप्त हो गई। 8 से 10 3 दिन की यात्रा, और उसमें आखिरी वक्त में उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और वहां बहुत सारी बातें रखी, उन तमाम सवालों का जवाब दिया जिन सवालों पर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में सवाल दागे जा रहे थे। उन सब का भी, आरक्षण से लेकर तमाम मसलों पे राहुल गांधी बहुत खुलकर वहां बात करते हुए नजर आए। लेकिन हिंदुस्तान में हंगामा क्यों है? क्यों बीजेपी के बड़े से बड़े नेता बाहर निकल के आ गए हैं? और जैसा शकील जी कह रहे थे कि इंतजार कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे राहुल गांधी की बातों पर। और लेकिन अमित शाह प्रतिक्रिया दे चुके हैं। आरक्षण को बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी खत्म करना चाहती है, यह बात अमित शाह कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आखिर कह क्या दिया, राहुल गांधी ने कह क्या दिया, यह भी समझना जरूरी है। और उसके लिए उनके बयान हम आप तक पहुंचा चुके हैं, रख चुके हैं, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, जबकि यहां आरक्षण को खत्म करने की बात, और आरक्षण की जब भी बात होती है तो आरएसएस प्रमुख की बात 2014 की याद आती है। उसके बाद बहुत सारी बातें ऐसी लाइन में लग जाती हैं। लेकिन आना चाहता हूं हेमंत जी आपके पास, जरा आपसे भी समझूं, बिहार का जिक्र आ रहा है, आप बैठे हुए हैं वहां उस लिहाज से भी। लेकिन राहुल गांधी आज हिंदुस्तान के इस चुनाव के दौर में जब वो गए हुए हैं अमेरिका, हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है कि चुनाव में राहुल ही बिक रहे हैं। राहुल के नाम पे ही, राहुल को डिफेम करके ही बीजेपी कुछ गेन कर लेगी। क्या आपको लगता है कि अब इन मसलों पे जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन मुद्दों पर बीजेपी राहुल गांधी को या कांग्रेस के मतदाताओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी? धन्यवाद राजीव जी। लग रहा था कि राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा जो है वो बहुत ऐसे ही बिना किसी चर्चा के गुजर जाएगी, लेकिन बीजेपी ने इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। थैंक्स टू बीजेपी, थैंक्स टू अमित शाह जी कि उन्होंने इस पूरे मसले को देश में बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना दिया। मायावती बोल रही हैं, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि शायद ये राहुल गांधी की यात्रा जब डिजाइन की गई होगी तो उस समय उम्मीद नहीं की जा रही होगी कि इतना प्रचारित होगा। ये तो प्रचारित हुआ तो मुझे लगता है कि ये चीजें कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि आज अगर राहुल गांधी पर आरक्षण विरोध का अगर कोई आरोप अगर लगाया, चाहे मायावती बोले या बीजेपी बोले, तो ये अपने आप में हास्यास्पद बात इसलिए लगती है कि एक ऐसे दौर में जबकि मोदी जी के ऊपर एक तरह से ये लेवल चस्पा हो गया हुआ है कि आप कुछ भी कह लीजिए लेकिन आप आरक्षण के खिलाफ हैं, आप कुछ भी कह लीजिए आप संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ हैं। और ऐसे माहौल में जब आप राहुल गांधी पर ये आरोप लगाते हैं तो ये इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि ये अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी अगर देखेंगे तो बीजेपी जहां से जिन लोगों के विचारधारा के जरिए बीजेपी आई है यहां तक, उन तमाम लोगों ने अपने उद्भव काल में ही ये बातें कह दी थी कि वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है। वो तो आइडिया ऑफ इंडिया के पक्ष में भी नहीं थे। जिस आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर के नेहरू सामने आए थे, जिस आइडिया ऑफ इंडिया का समर्थन बाबा साहब आंबेडकर करते थे, उस आइडिया ऑफ इंडिया के तो खिलाफ ये लोग रहे हैं। तो ऐसे लोग जब आरक्षण के खिलाफ की बात करते हैं और बताते हैं कि राहुल गांधी को आरक्षण खत्म कर देंगे, तो आरक्षण खत्म होने का आरोप लग करके और आरक्षण खत्म के खिलाफ होने का के आरोप के चलते तो खामियाजा इस देश में बीजेपी को भुगतना पड़ा है। खास करके अगर बिहार की चर्चा करो तो बिहार में 2015 का जो चुनाव था, उसके पहले जो भागवत साहब का जो बयान था, उस बयान ने उनका बंटाधार कर दिया यहाँ पर। और आज की तारीख में भी जो संघ को जिस तरह से बयान देना पड़ा है और एक सकुचाते हुए, सहमते हुए कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसने बहुत अगर मगर लगाते हुए, तो इस बात में कोई दम नहीं है। लेकिन आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि मायावती क्यों इस तरह से ज्यादा उग्र होकर के बोल रही है, लगातार वो ट्वीट कर रही है। तो इसके पीछे मुझे लग रहा है कि मायावती का जो मकसद है वो मकसद ये है कि जो वो राजनीति में धीरे धीरे जो इरिलेवेंट होती जा रही है, अप्रासंगिक होती जा रही है, तो वो इसके जरिए अपने आप को प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रही है। उनको लग रहा है कि जो भारत बंद था उसने एक तरह से आरक्षण के सवाल को, लोकतंत्र और संविधान के सवाल को ये सेंटर में ला दिया और उनको लग रहा है कि हमको भी अब सक्रिय हो जाना चाहिए। और उनके लिए एक तरह से बीजेपी के खिलाफ वो नहीं बोल सकती हैं। बीजेपी के लोग जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, बीजेपी के जो गवर्नर हो, बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी के जो
केंद्र सरकार में मंत्री है, उन लोगों के बयान लगातार जिस तरह के आ रहे हैं, उन बयानों पर मायावती जी का कोई ठोस वक्तव्य सामने नहीं आता है, वो चुप रहती हैं। लेकिन एक ऐसे बयान पर जो राहुल गांधी ने कहा ही नहीं, वो वीडियो में भी आपने ये साफ साफ दिखाया, तो उसमें ऐसी कोई बात वो कहते हुए नहीं सुने जा रहे हैं कि जिससे ये लग रहा है कि वो आरक्षण के खिलाफ है। तो ये पूरा जो मसला है, इसमें मायावती को अपनी प्रासंगिकता साबित करने के लिए राहुल को अटैक करना है, क्योंकि एक जो राहुल ने और उनकी पार्टी ने जो कमबैक किया है, उस कमबैक से मायावती जी को लगता है कि खतरा है। हालांकि वो चाहती तो इंडिया अलायंस का हिस्सा बन सकती थी, लेकिन उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया। उनको लग रहा है कि जो उन पर आरोप लगता है कि वो बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी को एक तरह से पीछे से, पर्दे के पीछे से मदद कर रही है। तो इस लिहाज से मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि मायावती जी की जो मजबूरी है, वो सब पूरा देश सब उसको समझ रहा है। मायावती जी जो दलितों का उत्पीड़न है उत्तर प्रदेश में, उन सवालों पर मुखर होकर के आप बयान देने के लिए बैठी हुई है। आपको आंदोलन करने की सड़क पर नहीं उतरना चाहिए। आप क्यों नहीं उतरती सड़क पर? आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो राहुल गांधी अगर कहते हैं कि हम तमाम तरह के नुकसान उठा करके भी इन सवालों को, सामाजिक न्याय का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो, कहते रहेंगे। राहुल गांधी ने तो वहां कहा कि हमारे देश में जाति एक बुनियादी समस्या है और इस समस्या के खिलाफ। आपकी आवाज़ चली गई हेमंत जी, आवाज़ चली गई आपकी। रोकना चाहूँगा और शायद डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज़ आपकी डिस्कनेक्ट हो गई है। लेकिन सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूँ। सुनील जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ ये समझना कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को, खुद राहुल गांधी को, इंडिया गठबंधन को क्या मिला हिंदुस्तान में। जैसा शकील जी भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान में, या प्रशांत जी भी कह रहे थे, हिंदुस्तान में राहुल गांधी अभी विदेश में हैं और जो कुछ अभी पिछले 3-4 दिनों से हुआ है, जितना कवरेज राहुल गांधी को, भले ही निगेटिव वे में करने की कोशिश की गई मीडिया के जरिए, लेकिन जितना कवरेज राहुल गांधी को मिला है, इससे तो दूसरे ढंग से देखा जाए तो राहुल गांधी मजबूत हुए हैं। राहुल गांधी अगर इस वक्त मजबूत हो रहे हैं तो चुनावों पर तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा आने वाले समय में। कैसे देखते हैं इसको? धन्यवाद राजीव जी। अब तो यह किसी के लिए बहस का विषय नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी कमजोर हो रहे हैं कि मजबूत हो रहे हैं। इस साल के लोकसभा के चुनाव के परिणामों ने साबित कर दिया कि देश के ने राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। सत्तारूढ़ दल ने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर के जितने भी नकारात्मक प्रचार थे, जितने भी नकारात्मक नैरेटिव्स थे, उन सबको खारिज कर दिया और एक आशा की किरण लोगों को नजर आने लगी। उन लोगों को जिनको लगता है कि संविधान खतरे में, उन लोगों को जिनको लगता है कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं बचेंगी कि नहीं बचेंगी जी, उन लोगों को जिनको लगता है कि इस देश में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने के अवसर बचेंगे या नहीं बचेंगे, ऐसे तमाम लोगों को लगता है कि राहुल गांधी से उम्मीद की जा सकती है। तो राहुल गांधी की ताकत को लेकर के तब किसी में संदेह नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने एक नेता के रूप में, एक पार्टी के नेता के रूप में, संसद के सदस्य के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया और भारतीय जनता पार्टी की जितने भी नैरेटिव्स थे सबको खारिज कर दिया। कोई नैरेटिव बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो हमलावर है राहुल गांधी पर, उसकी वजह भी यही है। राहुल गांधी की बढ़ती हुई जन विश्वसनीयता, राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, लोगों में बढ़ती हुई इनकी जन स्वीकृति, यह बीजेपी की समस्या है। और यह कोई ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी पहली बार दिखा रही है। जब से यह पार्टी सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी 2014, उस समय से भी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग, क्योंकि उनको यह अंदाजा है कम से कम कि राहुल गांधी की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है जी। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जिनकी देशव्यापी अपील है, पैन इंडिया जो कहते हैं, यहाँ प्रेजेंस है और वहाँ दिखाई पड़ते हैं, सुने जाते हैं और लोगों के बीच में उनकी पैठ है। यह सत्तारूढ़ दल इसी को रोकना चाहता था कि अगर राहुल गांधी विश्वसनीय नहीं रहेंगे, एक गैर जिम्मेदार या अगंभीर नेता के रूप में अगर स्थापित रहेंगे लोगों के बीच में, तो उनकी विश्वसनीयता नहीं बन पाएगी। ये सभी कोशिशें जो सत्तारूढ़ दल की थी वो सब के सब निष्प्रभावी साबित हो। आज आपने कहा कि राहुल गांधी के इस दौरे से कांग्रेस को क्या फायदा हो। सवाल है कि कांग्रेस किसकी बात करती है।
या कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया दल समूह क्या बात करता है जी कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं को स्थान दीजिए, जनता की आवाज को सुनिए, जनता के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दीजिए। जनता अगर आपसे सवाल करना चाहती है तो खड़े होकर के आप उनके सवालों को सुनिए और उस पर चिंतन मनन कीजिए। ये राहुल गांधी नेशनल प्रेस क्लब में कोई एप्लीकेशन तो दिया नहीं है कि आप उनको हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। आप वहां के प्रेस के लोगों ने उनको बुलाया है, कांग्रेस के लोगों ने वहां लिख के नहीं दिया है कि हमारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और आप मुझको टाइम दीजिए। वहां के लोगों ने बुलाया। जिस विश्वविद्यालय में, जॉर्ज विश्वविद्यालय में उन्होंने जाके विद्यार्थियों के बीच में व्याख्यान दिया, वहां के विद्यार्थियों ने उनको बुलाया। तो कांग्रेस को यह है कि कांग्रेस का फायदा यह है इस देश की राजनीति में कि यहाँ के जो सिविल सोसाइटी है उसके पीछे मजबूती के संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी कहीं भी कभी भी किसी के सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित है, उनके साथ वो जुड़ना चाहते हैं जी। यह जो बढ़ता हुआ परसेप्शन है यह बीजेपी के लिए चुनौती है, इसलिए कि बीजेपी का कोई भी नेता सुलभ नहीं है। बीजेपी का कोई भी नेता उठते हुए सवालों का जवाब नहीं देता, वो खुद ही सवाल करने लगता है। ये समस्या को मिलाकर के बन रही है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता के रूप में सवाल खड़े करना ये उनका काम है, उसे तो आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि वो देश के खिलाफ बात कर रहे हैं तो तथ्य आने चाहिए कि उन्होंने देश के खिलाफ कौन सी बात कही है, किसको उन्होंने आमंत्रित किया है कि साहब आप आइए हमारे देश पर कब्जा कर लीजिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा तथ्य हो तो बताइए। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। अब ये भारत देश के लोग इस बात को अच्छे से समझने लगे। देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं है। और अगर जो लोग राहुल गांधी के भाषणों पर बहस शुरू करना चाहते हैं उनको प्रधानमंत्री जी के भाषणों में बहस करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी 2014 से लेकर के अब तक जितनी यात्राएं की हैं विभिन्न जगहों पर उन्होंने इस देश के बारे में क्या कहा है, दोनों के भाषणों पर चर्चा कर लीजिए आप। और अगर आप एक ही भाषा पर करना चाहते हैं इसका मतलब कि आप तटस्थ नहीं है, आपकी इस बात में कोई ना कोई एजेंडा। कोरिया में उन्होंने क्या कहा, मॉस्को में उन्होंने क्या कहा, इजराइल में उन्होंने क्या, किस देश में उन्होंने कौन सी बातें कही हैं। अब लाइए प्रधानमंत्री जी ने कौन सी बात कही है। वह देश के पक्ष में था, देश के सरकार के खिलाफ था, इस देश के आम जनता के पक्ष में था, उससे बहस कीजिए आप। तो आप वो तो बात ही नहीं करना चाहते, और जब आप नहीं करना चाहते हो तो बात रुकेगी भी नहीं। कि जब राहुल गांधी की बातों को आप सामने लाएंगे तो राहुल गांधी के समर्थक प्रधानमंत्री जी की बातों को सामने लाएंगे कि उन्होंने क्या कहा था। और आप लोगों के बीच में ये सवाल तय रहेगा कि तय कर ले आम आदमी कि कौन सी बात देश के खिलाफ है और कौन सी बात सरकार के खिलाफ है। और सरकार के खिलाफ कही गई बात देश के खिलाफ नहीं होती, ये तो इस देश का आम नागरिक समझता है अच्छी तरह से। तो ये जो सबसे बड़ा सवाल है जो राहुल गांधी का ये राहुल गांधी की कोई पहली यात्रा नहीं यूएस की, एक विपक्ष के नेता के रूप में पहली यात्रा। उसके पहले भी जा चुके हैं, उस समय भी कांग्रेस ने ही सवाल, बीजेपी ने ही सवाल पैदा किए थे कि वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं। सवाल यह है कि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि चीन के द्वारा समर्थित है यात्रा। तो क्या माने आप कम से कम जो अमेरिकी नागरिक हैं उनके ऊपर तो विश्वास कीजिए। क्या उन्होंने अपनी संसद को चीन के हवाले कर दिया है? जी। जो उनके कांग्रेस के सदस्य राहुल गांधी से मिलने आ रहे हैं वो सब चीन के एजेंट हैं। क्या कहना चाहते हैं जी? वह एक तो संप्रभु राष्ट्र है क्या, और क्या चाइना एक ऐसा देश है जिसके साथ आपके राजनीतिक संबंध नहीं है? क्या चाइना एक ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसके साथ आप क्या व्यापारिक संबंध नहीं है? आप चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाएंगे अहमदाबाद से लेके और महाबलीपुरम तक तो वो ठीक है। राहुल गांधी ने तो किसी चाइनीज नेता से मुलाकात भी नहीं की, कोई बात भी नहीं की। उन्होंने चाइना के एग्रेशन की बात कही है। चाइना किस तरीके से हमारे देश में अतिक्रमण कर रहा है इसका सवाल उठाया। कांग्रेस विपक्ष को सरकार को उसका खंडन कर देना चाहिए। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं गलत है। ये जितने जो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाना चाहती है वो नैरेटिव चल नहीं पा रहा, बेचैनी है। बिल्कुल। राहुल गांधी ने जो लंबी लकीर खींची है राजनीति की वह बीजेपी के लिए चुनौती, और उस लंबी लकीर के सामने भारतीय जनता पार्टी कोई लकीर नहीं काम आ रही। चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई भी उनके बारे में बात कर रहा है। सवाल है आप राहुल गांधी की यात्रा को खारिज कर सकते हैं
बशर्ते राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों का आप बिंदुवार जवाब दे दें कि वो तथ्यपरक है या नहीं है। और अगर राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब आप नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको इसका राजनीतिक झटके महसूस करने पड़ेंगे, उसको उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राहुल गांधी झटके पे झटका बीजेपी को दे रहे हैं और ये बात बीजेपी को शायद अभी तक समझ में नहीं आ रही है। अगर समझ में आती तो शायद राहुल गांधी पर इतना पलटवार करने की कोशिश नहीं करती भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन राजनीति है और यहाँ सब कुछ जायज है कहा जाता है। क्या इस चुनाव में नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद अब जो पहला चुनाव, ये विधानसभा चुनाव, दोनों राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इससे खुद को किनारे कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के अंदर डर बैठ गया है? लेकिन ये डर क्या राहुल गांधी के कारण है, ये समझना भी जरूरी है। अमरिंदर उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं। अभी आप हरियाणा के दौरे से लौट के आए हैं और आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या कुछ चल रहा है। क्या राहुल गांधी का जो उनकी जो राजनीति है, विदेश दौरा अभी का, ये सब इसका भी असर है क्या हरियाणा चुनाव पे? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। दोबारा आप जुड़िए। आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का जो अभी का दौरा है और नरेंद्र मोदी का चुनाव से, देखिए अभी तक तो नरेंद्र मोदी को कितनी सारी सभाएं कर लेनी चाहिए थी। अब 20 दिन बचा है हरियाणा चुनाव में और ये जम्मू कश्मीर का चुनाव तो अभी 18 तारीख को पहले फेज का चुनाव है। कहां है नरेंद्र मोदी? और आखिर नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सवाल तो पूछेंगे लोग। शकील जी। नहीं जाएं तो क्यों जाएं? अब तो सवाल ये पैदा हो गया है कि जब दोनों जगह हार सामने खड़ी दिख रही है तो मोदी जी वहां क्यों जाए? देखिए, हरियाणा में कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है 12 सितंबर, और अभी जो है कांग्रेस ने अपने आधे से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए। क्यों? अभी लास्ट तक कांग्रेस न केवल हरियाणा के लिए बल्कि पूरे देश में क्या मैसेज जाना चाहिए उसकी तैयारियां कर रही। आपने 20 सीटें घोषित कर दी, कांग्रेस अब इन चीजों की परवाह नहीं करती, इनसे प्रभावित नहीं होती है। बावजूद इसके वो अभी भी जो है किसी भी संवाद के लिए तैयार है, किसी भी बातचीत की प्रतीक्षा कर रही है। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि हरियाणा के अंदर जो है किसी भी तरह से मतों का विभाजन हो जी। और वो सिर्फ हरियाणा के लिए ही नहीं, हरियाणा में तो स्थिति आज ऐसी है कि कांग्रेस का अपर हैंड है और सब ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन वो पूरे देश में एक संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस जीत के बावजूद, अच्छी स्थिति के बावजूद अपने साथियों को साथ लेकर चलेगी, जो राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में दिया था। और ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये बीजेपी इसी से तो घबराई हुई है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, राहुल सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये जो चुनाव है दोनों राज्यों के, अभी तो 2 ही में घोषित करे हैं इन्होंने, बाकी 2 में जिसमें कर रहा थे झारखंड में और महाराष्ट्र में किए नहीं है, तो क्यों जाए मोदी जी? मोदी जी तो परेशान है इसी वजह से। हरियाणा में आज की तारीख में जो स्थिति है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मोदी जी का ग्रुप है बीजेपी जो है वो दूसरे स्थान पर भी नहीं आए। वहां पे 4 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, एक मायावती का और एक चंद्रशेखर आजाद का। जो देवीलाल के परिवार के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा मायावती के साथ चला गया है, एक चंद्रशेखर आजाद के साथ चला गया है। 4 गठबंधन है वहां पे जो चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा संकट है इस वक्त हरियाणा में बीजेपी के लिए। और कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस तरह आरोप लगा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब जैसे कोई देशद्रोही होता है। अरे इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपके वाजपेयी जी गठबंधन कर चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य में भी नहीं, राष्ट्रीय। उमर अब्दुल्ला विदेश राज्य मंत्री थे, बहुत महत्वपूर्ण विभाग के, और आपने
खुद मुफ्ती मोहम्मद सईद से करा, महबूबा मुफ्ती से किया। वो जब मुफ्ती साहब से इन्होंने समझौता किया और मुफ्ती साहब जो शपथ ले रहे थे उस शपथ ग्रहण में मोदी जी गए थे। ये 2015 की बात है, 2014 में चुनाव हुए थे, 2015 में सरकार बनी थी जी। जम्मू में हुआ था शपथ ग्रहण, और उसमें मुफ्ती साहब ने क्या कहा था? थैंक्स टू पाकिस्तान, थैंक्स टू हुर्रियत, अलगाववादी, जिनकी वजह से यहां शांतिपूर्वक चुनाव हो सके और मोदी जी बैठे बैठे सुन रहे थे। 2015 ऑन रिकॉर्ड क्या कहा था मोदी जी ने? कुछ नहीं। मतलब चुनाव का श्रेय भारत को देने के बदले उन्होंने पाकिस्तान को दिया, आतंकवादियों को दिया, अलगाववादियों को दिया। आज वो बात कर रहे हैं कि साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है जिसने 1947 में जब महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर नहीं किए थे, सबको मालूम है ये इतिहास तो, कि 14 अगस्त 1947 तक सारे राज्यों ने हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़ के साइन कर दिए थे सबने। महाराज हरि सिंह ने नहीं किए थे, और पाकिस्तान के साथ एक स्टेट संधि कर ली थी उन्होंने, समझौता हो गया था पाकिस्तान के साथ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उस टाइम के नेता थे शेख अब्दुल्ला, वो लड़े थे एक तरफ हरि सिंह से, एक तरफ पाकिस्तान से। जब कबायलियों के भेष में उन्होंने अपनी सेना पहुंचा दी थी तो कौन लड़ने गया था? अपने आदमियों के साथ शेख अब्दुल्ला गए थे। तो यह बात किसी के गले से नहीं उतरेगी। वहां पे कोई भी बात ऐसी नहीं है जो ये कह सकता है कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तान के समर्थक है। सबसे ज्यादा मजबूती से लड़े हैं वो आज तक जी। सबसे ज्यादा आदमी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मारे गए हैं वहां पे। मोदी जी कह लें कुछ भी, वो दोनों पार्टियों से समझौता कर चुके हैं, पीडीपी से भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी। और ये आपको मालूम ही होगा अभी कि जिसने उमर अब्दुल्ला को हराया था, इंजीनियर रशीद ने, उनको बेल मिल गई है जी। क्या कहा जा रहा है वहां? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है कि इनको बेल किसने दिलवाई है? मोदी सरकार ने, मतों के विभाजन के लिए। जिन पे आतंकवादी होने का ठप्पा लगाया जा रहा है इंजीनियर रशीद पे, तो ये सारी बातें जो है वहां पे चलने वाली नहीं है। वहां पे लोग 25 साल हो गए हैं इस आतंकवाद को, 1989 में शुरू हुआ था, ये सब चीजें समझ गए हैं। ये आज पाकिस्तान की बात कर रहे हैं मोदी जी। पाकिस्तान गया कौन था? मनमोहन सिंह तो नहीं गए थे। 10 साल प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, पाकिस्तान नहीं गए। और मनमोहन सिंह जी से पहले जो प्रधानमंत्री थे वो बनते ही भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी बस लेके लाहौर गए थे, सबको मालूम है। उसके बाद जनरल मुशर्रफ को आगरा बुलाया, और उसके बाद मनमोहन सिंह के बाद कौन बना? मोदी जी। उन्होंने बनते ही नवाज शरीफ को बुलाया। पठानकोट में तो वहां पे आईएसआई को बुला लिया। तो आप क्या कह रहे हैं? ये राहुल गांधी अमेरिका में पाकिस्तान पे भी अटैक कर रहे हैं, चीन पे भी अटैक कर रहे हैं। देखिए, चीन के मामले में हमारे प्रधानमंत्री ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। और जैसा कि अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि जो पश्चिमी देश और अमेरिका देखता है चीन की तरफ, उनका भी बहुत बड़ा उनको पीछे धकेल दिया उन्होंने। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? क्लीन चिट दे दी। न कोई है, न कोई घुसा है, न कोई है। और अमेरिका के जो सैटेलाइट बताते हैं तो चीन कहता है कि क्या तुम ये सैटेलाइट से दिखाते रहते हो कि हम इनके अंदर घुस गए, हमने गांव बना लिए, हमने सड़कें बना ली। एक आप अमेरिका कहता रहता है, एक पश्चिमी देश बताता रहता है कि अमेरिका ने घुसपैठ कर ली, और एक ये राहुल गांधी कहता रहता है। भारत के प्रधानमंत्री की सुनो, भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? वो तो कहते कोई नहीं है यहाँ पे। तो क्लीन चिट देके जो भारतीय पक्ष है उसका बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। और इससे न अमेरिका खुश है, न कोई पश्चिमी देश खुश है। नाटो जिसे कहते हैं, वो सारे के सारे आज किसकी चिंता कर रहे हैं? चीन की। उन लोगों ने यूक्रेन के जरिए रूस को तो युद्ध में उलझा दिया। आज रूस की चिंता नहीं है उन्हें, यूक्रेन के साथ उलझा दिया। मगर चीन को वो चाहते थे कि भारत जो है उसकी सीमा पर बसा हुआ इतना बड़ा देश है, वो इससे सही सही बात करे। आपको एक बात और बता दे भी, हमारे ख्याल में यहां हमारे दर्शकों के लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। हिंदुस्तान के बाजार में आज चीन का सेब आ रहा है। चीन जो दुनिया भर का सामान भारत में बेच रहा है, चीनी मांझा तक तो हम बैन कर नहीं पा रहे, और चीन का सेब आ कैसे रहा है? यूएई के थ्रू।
और यूएई वो देश है जहां पे सेब पैदा ही नहीं होता है। अभी जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनको सेब उत्पादकों ने बड़ी कड़ी चिट्ठी लिखी कि क्या हो रहा है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो 50 रुपए किलो का सेब पहुंचा रहा है, उस सेब में होगा क्या ये भी किसी को नहीं मालूम। चीनी सेब आज भारत के बाजार में पटा पड़ा है, भारतीय उपभोक्ता को नहीं मालूम कि वो कौन सा सेब खा रहा है, ये हम आज आपको बता रहे हैं। और चिट्ठी पहुंच गई है शिवराज सिंह चौहान के पास सेब उत्पादकों की कि भाई साहब कर क्या रहे हो ये जी, यूएई के थ्रू आप यहां पहुंचा रहे हैं, यूएई में तो सेब होते ही नहीं है, ये चीनी सेब है। तो ये जो चीन से मुकाबला करने की बात थी वही तो राहुल कर रहे हैं कि अगर आप चीन से मुकाबला नहीं करोगे तो वो सरहद पे भी आपको नुकसान कर रहा है, आपके उद्योग धंधों को भी वो खत्म कर रहा है। राहुल ने यही तो कहा कि हमारे सारे उद्योग धंधे जो हैं वो ठप्प हो गए हैं। तो ये बात क्यों किसी को बुरी लग रही है? क्या राहुल ने गलत कहा है? तो राहुल जो कह रहे हैं आज उसको पूरा अमेरिका, पूरे पश्चिमी देश, पूरी दुनिया बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही है। और नेता प्रतिपक्ष का भाषण उसने सुन लिया, उसके विचार सुन लिए, अब वो नेता पक्ष का विचार सुनना चाहती है। अमेरिका जा रहे हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी, नेता पक्ष यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं और वहां अमेरिका में वो इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे, वहां भारत में हिंदी में भाषण देंगे और आप जानते हैं शो स्टॉपर की तरह जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और मोदी मोदी के नारे लगवाएंगे और आ जाएंगे। ये है, इसलिए आप ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए शकील अख्तर जी कि वहाँ किसी ऐसे मसलों का वह जवाब देंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे, पहले कहते थे शायद अब वो भी नहीं कहेंगे कि भारत में पैदा होने वाले क्या सोचते थे 2014 से पहले। ये बात और उनकी रिकॉर्डिंग खूब चलती है और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो खूब सुनाते हैं, पिछले दिनों हम लगातार सुन भी रहे हैं। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रशांत टंडन जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूँ, जरा समझना चाहता हूँ। राहुल गांधी राजनीति देश में, देश की राजनीति में राहुल गांधी का ये जो विदेश दौरा है ये कितना मायने रखता है? और जबकि अभी 2 राज्यों के चुनाव हैं, इसके बाद और 2 राज्यों के चुनाव हैं और हर चुनाव, ये चुनाव, आगे के चुनाव, किसी भी चुनाव में परिस्थिति नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाती हुई नहीं दिखाई देती है। उस आधार पर राहुल गांधी का ये दौरा और उसमें कुछ कुछ खोज के निकाल के लाने के बाद, चाहे वो आरक्षण विरोधी राहुल गांधी आप साबित करने की कोशिश करें, चाहे इल्हान उमर के साथ मिलना, कांग्रेस, यूएस कांग्रेस के डेलीगेट्स के साथ मिलना, वो भी इनको नागवार गुजरता है। ऐसी बहुत सारी बातें जो राहुल गांधी को लेकर यहाँ चस्पा की जा रही हैं। क्या उसका फर्क कुछ पड़ेगा आने वाले चुनाव में? क्या यहाँ राहुल गांधी को थोड़ा पीछे खींच पाएंगे, कर पाएंगे नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी के लोग? कैसे देखा जाए? जी भी यही बात कह रहे थे कि बीजेपी ने राहुल गांधी को खबरों में रखा है। अगर बीजेपी इतना शोर नहीं मचाती, अमित शाह नहीं बोलते, इनकी ट्रोल आर्मी नहीं लगती, ये पाकिस्तान एक्सपर्ट गिरिराज सिंह नहीं बोलते, तो बहुत से लोग शायद जान भी ना पाते कि राहुल गांधी कहाँ हैं, मतलब भारत में बोल रहे हैं या अमेरिका में बोल रहे हैं। तो ये तो बीजेपी ने उनको खबरों में रखा। और देखिए, विदेश में हो या देश की धरती में हो, वीडियोस, खबरें सब जगह आती हैं, उनका चुनाव पर भी असर हो रहा है। जहां तक आरक्षण की बात है, देखिए आप राहुल गांधी के किसी बात को लेकर आलू सोना वाला वीडियो बना दे, लेकिन लेटरल एंट्री क्या थी? लेटरल एंट्री तो पॉलिसी है, उसके आरक्षण को हटाकर दर्जनों लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी में आ चुके हैं। पिछली बार केवल जो नहीं आ पाए, लेकिन जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो तो हैं। उसमें आरक्षण नहीं लागू हुआ था और ये लेटरल एंट्री जो दबाव में वापस ली गई, ये क्या था? ये आरक्षण को खत्म करने का पॉलिसी स्टेप था, ये केवल बयान और भाषण नहीं था। दूसरी बात कि हम लोगों को उम्मीद है कि विदेश की धरती से, जैसा राहुल गांधी ने पश्चिम को और अमेरिका को, दुनिया भर को चीन के बारे में एक मॉडल पेश किया, एक रोड मैप दिया और
एक तरीके से चीन को पीछे करने का एक योजना बताई कि हम कैसे कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि मोदी जब अमेरिका जाएंगे तो वो भी चीन को वहां से ललकारेंगे, क्योंकि कई बार जब विपक्ष में थे तो कहते थे लाल आंखें चीन को दिखानी चाहिए, और लाल आंखें दिखाते दिखाते झूला झूलने लग गए। 18 बार जी जिनपिंग से मिले हैं मोदी साहब, 18 बार। 8 बार चीन जा चुके हैं, जिसमें मुख्यमंत्री रहते हुए भी गए। ये भी बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी क्यों जा रहे थे चीन। एनीवे, तो मुख्य मुद्दा राजीव जी ये है कि मोदी जी विदेश में जाकर यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के विचार यूनाइटेड नेशंस के मंच से यूक्रेन युद्ध के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में, तमाम चीन के बारे में नहीं सुन पाएगी विदेश मंत्री। और वो क्या सुनेगी? वो बताएंगे कि 2014 से पहले भारत क्या था जी, और कितनी शर्म आती थी भारत में पैदा होने पर। लोग ये सोचते थे कि पिछले जन्म के कुछ कर्म खराब होंगे तो भारत में पैदा हो गए। ऐसी बातें वो जाके वहां पे अपने समर्थकों के बीच करेंगे, जो यहाँ पे सुनाई जाएगी इनके समर्थकों के द्वारा। लेकिन अब देखिए, वो मोदी जी का जो ब्रांड, जो राहुल गांधी ने कहा कि वो भगवान से बात करते या खुद भगवान है, या वो 56 इंच की छाती, वो सब चीजें खत्म हो गई है। 240 के बाद वो सब हिस्ट्री है। अब जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र। इन चारों जगह बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। जम्मू कश्मीर में तो ऑलमोस्ट वॉकओवर दे रहे हैं। हरियाणा में स्थिति खराब है। आज विनेश फोगाट ने वहां पे नामांकन पत्र दाखिल कर दिया जुड़ैला से जी, और डीपी लाइव पे कवरेज भी बड़ा देखा हमने। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा चीज क्या हुई? ब्रजभूषण शरण सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ है हरियाणा में बीजेपी को हराने का। वो लगातार अनर्गल बातें, अश्लील बातें गोदी मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, और उसका उल्टा असर जो है वो हरियाणा में होगा। तो जहां तक अमेरिका के दौरे की बात है, राहुल गांधी ने काफी बड़ी लकीर खींच दी है। मोदी जी से उम्मीद है कि वो भी अमेरिका जाकर अंतर्राष्ट्रीय मसलों में बात करें। हमको इंतजार रहेगा कि मोदी जी अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे क्या बोलते हैं। प्रशांत जी, आपने जितनी भी उम्मीदें पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी जी से की, पूरी किए क्या नरेंद्र मोदी? मुझे लगता है कि शायद एक भी 100% आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। तो अभी क्यों उम्मीद कर रहे हैं? अब तो ढलान पे हैं, अब उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए। उम्मीद इसलिए है क्योंकि इन्हीं के लोग, राहुल गांधी जब एक वैश्विक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, एक परिदृश्य दे रहे हैं वहां पे, तो आपको तकलीफ हो रही है। आप वहां पे बयानों में आलू सोना का वीडियो बना के डाल रहे हैं। इसलिए उम्मीद लगती है कि मोदी जी विदेश में जाकर विदेश मामलों पर बोले। बाकी चीन के मामले पे देखिए, हमारे विदेश मंत्री कह चुके हैं कि चीन से लड़ाई नहीं हो सकती है, क्योंकि चीन बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है। ये वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। तो हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, लेकिन उम्मीद तो रखनी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री हैं और विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु वैश्विक बातों में बात करें, विश्व में कहीं और जाके। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने कहा है, जर्मनी में कहा है कि चीन के साथ व्यापार की ज़रूरत है, और उस पर जोर दिया है। चीन के साथ व्यापार की ज़रूरत है, ये कह रहे हैं एस जयशंकर। तो सरकार का रुख क्या है ये साफ झलकता है। लेकिन इन सब पर
चर्चा खूब हो रही है। राहुल गांधी इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं और घेरने की कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, तो बीजेपी के लोग तिलमिला जाते हैं। और वो तिलमिलाहट कैसी रहती है, उनके लेखनी, उनके जो ट्वीट्स होते हैं उससे आप समझ सकते हैं, और उनको हम समय समय पर पहुंचाते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर आरक्षण विरोधी होने का जो ठप्पा लगाने की कोशिश हुई, चाहे वो मायावती की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, उस पर राहुल गांधी कितना घिर चुके हैं या घिर सकते हैं, जरा समझना चाहता हूं। हेमंत जी, शायद लाइट चली गई है तो थोड़ा आना चाहता हूं। सुनील शुक्ला जी, आपके पास ये आरक्षण का मसला उठाकर क्या बीजेपी खुद नहीं घिरती हुई नजर आती है? सुनील शुक्ला जी, सवाल है कि राहुल गांधी ने आरक्षण के मसले को लेकर के क्या गलत कर दिया? आप आरक्षण लागू क्यों करते हैं? एक समान अवसर देने के लिए, एक समाजवादी व्यवस्था लागू करने के लिए, एक ऐसा समाज बनाने के लिए जिसमें कोई झगड़ा नहीं होगा, पिछड़ा नहीं होगा, सबको समान अवसर हो। राहुल गांधी तो यही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि इस देश में अभी आरक्षण समाप्त करने की स्थितियां नहीं आई है। आप क्या चाहते हैं? आप राहुल गांधी वो बात कर रहे हैं कि हम आरक्षण जिस बात के लिए लागू करना चाहते हैं वह लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो फिर आरक्षण के बारे में आप सोचेंगे। तो आपने तो लोगों को मजबूर कर दिया कि राहुल गांधी को और कायदे से पढ़ लें कि उन्होंने आरक्षण के बारे में क्या कहा। राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि आरक्षण के बारे में विचार किया जाना चाहिए। मायावती जी ने, चाहे बीजेपी ने जो सवाल उठाए हैं, मायावती जी को सवाल किससे पूछना चाहिए? बीजेपी से, जो सरकार में है। आप, मायावती जी ने अपने ट्वीट में कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल में आरक्षण को बढ़ाने के लिए या उसको और बेहतर करने के प्रयास नहीं किए। ठीक कहा आपने। उसका खामियाजा वो भुगत गई। पिछले 10 सालों से, 11 सालों से सत्ता में नहीं है। लेकिन आज वो कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम जाति जनगणना करेंगे, जो जितना पिछड़ा होगा उसको, उसके पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करेंगे, उनको आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करेंगे और अवसर देंगे। कि बीजेपी न तो सत्ता में रहते हुए कह रही है, न भविष्य का कोई आश्वासन दे रही है, लेकिन आप बीजेपी को लेकर के कोई सवाल नहीं पैदा कर रही है। एक पार्टी जो सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने पर एक आरक्षण को और बेहतर करने का आश्वासन दे रही है, उस पर तो आप सवाल पैदा कर रहे हैं। और जो पार्टी सत्ता में है, ना आज कुछ करने के लिए तैयार है जाति जनगणना में, ना आने वाले दिनों में कुछ करने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं कर रही, उस पर सवाल नहीं पैदा करते, तो आप किसके साथ खड़े हैं? सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि आपको प्रश्न उठाना है तो आप उठाएंगे बीजेपी की तरफ कि आपका रवैया क्या है। आप सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ। तो ये सभी चीजें जो इन चीजों के उठाने से आप मैंने राहुल गांधी की बातों को विषयांतर नहीं कर सकते, उनको उसके असर को नहीं कम कर सकते आप। राहुल गांधी ने यूएस में रह करके देश की विदेश नीति के बारे में, देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में, सरकार के कामकाज के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के रवैये के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी और सरकार का विपक्ष के रवैये के ऊपर तमाम बातें कही हैं। वो किसी भी विपक्ष के नेता को कहनी चाहिए। क्या आज अगर आप कोई बात अगर कहते हैं दुनिया के किसी कोने में, तो जाति नहीं है क्या? बहस तो ये होनी चाहिए कि एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में जहां बुलाया गया राहुल गांधी को, वहां बैठ करके उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब दिया क्या कि हमारे देश में हो क्या रहा, और जो कुछ हो रहा है उससे लड़ने के लिए जो राजनीतिक और सामाजिक ताकतें हैं कितना जूझ रही हैं। इस पर तो गर्व होना चाहिए कि हम इस देश में एक राजनीतिक माहौल है और उस राजनीतिक माहौल के प्रतिनिधि के रूप में राहुल गांधी है वहां। जी, ये जो अमेरिकी यात्रा है राहुल गांधी की, वह निश्चित रूप से सिविल जिन राज्यों में चुनाव है वहां के भी सिविल सोसाइटी को प्रभावित करती है। कि राहुल गांधी कोई चुनावी बात नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि चुनाव के दौरान कोई बात कर रहे हो और चुनाव के बाहर कोई बात कर रहे हो। उनकी बातों में निरंतरता है, उनकी बातों में वचनबद्धता है, उनकी बातों में साफगोई है। चुनाव की रैली में भी जो बात कहते हैं वही बात उन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ भी कही। चुनाव प्रचार में और अपने कांग्रेस घोषणा पत्र में जो बात कहते हैं वही बात उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में उन्होंने बात कही। तो यह जो निरंतरता है और जो एकदम अपने विचारों में उनकी साफगोई है, यह उनके प्रति लोगों के विश्वास को बढ़ाती है, उनके लोकप्रियता को बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात कर रहे हैं वो बात को सुन कौन रहा है? वो अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं।
और प्रशांत जी तो बहुत उम्मीद पाल लिए हैं प्रधानमंत्री जी से। अब प्रशांत जी की उम्मीदें कितनी फलीभूत होंगी ये तो अपने पूर्व अनुभव से ही बता सकते हैं। अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। विश्वविद्यालय, अब एक भारतीय नेता जो विपक्ष का नेता है वो यूएस के अमेरिकी विश्वविद्यालय में बैठ करके बात कर रहा है। सत्तारूढ़ दल का कौन सा नेता बैठ के बात कर रहा है? कौन बता रहा है कि हम लोगों के बीच में जाकर के कि भारत की बौद्धिक परंपरा क्या है? अब बता रहे हैं। भारत अपने बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, अपने देश के बारे में किस गहनता के साथ सोचता है, यह बात कहने का साहस, लोगों के सामने कहने का साहस तो आपके पास होना चाहिए। इसके लिए कोई रोक टोक तो नहीं है। तो इस देश के लोगों को तो गर्व करना चाहिए, कम से कम एक ऐसा नेता है जो खुले मंच पर बैठ करके खुले मन से लोगों के सवालों का जवाब देता है और देश हित को प्रोटेक्ट करता है, पूरी तरह से उसके सुरक्षा के साथ तो खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ अमेरिका में राहुल गांधी और देश में जो कुछ चल रहा है इस पे हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, और बीजेपी को कैसे झटके पे झटके लग रहे हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी चूंकि सत्तारूढ़ दल है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और नरेंद्र मोदी के सामने जितनी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को पेश करने में राहुल गांधी का कितना बड़ा योगदान है, अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से देखा जाए तो इसकी चर्चा ज़रूरी है। और ऐसे में राहुल गांधी का अमेरिका जाना और इस वक्त जबकि यहाँ देश में चुनाव है और उस चुनाव से अब दूरी बनाकर रखना नरेंद्र मोदी के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा या घातक होगा? क्या नरेंद्र मोदी को ये बात समझ में आ गई है जो आरएसएस के लोग कहते रहे पहले कि नरेंद्र मोदी का अब वो जलवा नहीं रहा जो पहले होता था? उनके प्रचार करने और उनके जाने से चुनावों में सीटें बढ़ जाती थी, अब क्या सीटें कम होने लगी हैं? लेकिन राहुल गांधी के ऊपर आरक्षण को लेकर वार करना, जिस सवाल के साथ सुनील शुक्ला जी के पास आया था जो जवाब दे रहे थे, उसी सवाल के साथ आना चाहता हूं हेमंत कुमार जी आपके पास। आरक्षण का मुद्दा अगर बीजेपी उठा रही है और सीधा फेंकने की ये जो पासा है ये कांग्रेस की तरफ और राहुल गांधी की तरफ फेंकने की कोशिश कर रही है, इससे ये क्या घातक नहीं हो सकता बीजेपी के लिए, खुद के लिए? क्या आने वाले समय में ये सब जानते हैं और जिस मुद्दे को राहुल गांधी पिछले 6 महीने से लगातार जो न्याय के मसले पे उठाते आ रहे हैं, सामाजिक न्याय, ओबीसी की गणना और ये सारी बातें, जाति गणना की बात, ये सब करते आए हैं, ऐसे में आरक्षण विरोधी राहुल गांधी साबित करने के चक्कर में कहीं फंस नहीं सकती बीजेपी? राजीव जी, राहुल गांधी को लेकर के और उनके आरक्षण पर उनके विचारों को लेकर के जिस तरह से बीजेपी कर रही है, मुझे लगता है कि इन सवालों को केंद्र में बने रहने के लिए एक अच्छा मौका वो उपलब्ध करा रहे हैं। और क्योंकि जो बाउंड्री जो है उसमें जो बीजेपी जो लगातार फंसती नजर आ रही थी कि वो आरक्षण के खिलाफ है, जो मैंने पहले भी कहा कि आरक्षण के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, तो उस पूरे विचार विमर्श को एक तरह से वो जिंदा बनाए रखे हुए हैं। और मैं फिर से कहूंगा कि थैंक्स टू बीजेपी कि आप इस इशू को राहुल गांधी के बहाने फिर से ये केंद्र में लेकर के चले आए हैं। तो जब केंद्र में लेकर के आप आए हैं तो जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 10 सालों में जहां देश को पहुंचाया है और आरक्षण को जिस तरह से निष्क्रिय, निष्प्रभावी बना दिया है, उसमें राहुल गांधी जो चीज लेकर के सामने आए, आप राहुल गांधी के अतीत को लेकर के, उनकी पार्टी के अतीत को लेकर के उनको आरक्षण विरोधी साबित नहीं कर सकते। बहुत से बहुत अधिक आप ये कह सकते हैं कि मंडल की अनुशंसाएं लागू करने में देर हुई या और सारी कुछ बातें आप कह सकते हैं, लेकिन आरक्षण विरोधी पार्टी कांग्रेस है, ये आप किसी भी रूप में एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि राहुल गांधी ने 10 सालों के आपके शासनकाल में जो सामाजिक न्याय के खिलाफ जितना काम आपने किया, उसको एक तरह से राहुल गांधी ने फिर से उसको केंद्र में ले आया और ये आपको घेरा कि आप लगातार इन चीजों, आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, आप लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी को खत्म कर रहे हैं। इसलिए जब वो सेक्रेटरीज में गिनवाते हैं, मीडिया में गिनवाते हैं, तो आपको तकलीफ होती है। तो इन सवालों को अगर केंद्र में लेकर के राहुल गांधी आए हैं और उस पर आप जब आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी इसको खत्म करना चाह रहे हैं, तो ये अपने आप में हास्यास्पद बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जितना नॉन सीरियस साबित करने की कोशिश इन लोगों ने 10 सालों में की, राहुल गांधी ने अपने काम की वजह से
अपने आप को साबित किया कि वो इस देश के सबसे सीरियस और गंभीर नेताओं की श्रेणी में शामिल हैं, जो देश में और देश के बाहर भी विमर्श कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी के साथ क्या है? मोदी जी को उनकी पार्टी ने और उनके नेताओं ने विश्वगुरु साबित कर दिया। लेकिन मोदी जी जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वहां उनकी भूमिका फूफा की तरह होती है। वहां जाकर के लोगों से उनको वो मोदी मोदी करवाना और उसके बाद वहां पर जयकारे लगवाने के अलावा उनकी जो पूरी जो बैंड बाजा पार्टी होती है उसमें और क्या होता है? किसी मुद्दे पर विमर्श तो होता नहीं है। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क जहां मोदी जी गए हो और जहां उन्होंने दुनिया के किसी मसले पर वहां विमर्श किया हो गंभीर रूप से, ये आपने कभी नहीं देखा होगा। वहां जाकर के वो उनकी वाहवाही होती है और उनकी वाहवाही मंडली उनके साथ में रहती है। अभी भी जो अमेरिका जाएंगे तो वही होगा, वहां पर उनकी मंडली, जो उनकी प्रचारक मंडली है वो वहां पर रहेगी, उनकी वाहवाही होगी और क्या होगा। तो आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में जब जाकर के आप अपने देश के बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं, दूसरा नेता आपका जब जाता है तो आप चीन के साथ जो आपके रिश्ते की बात हम लोगों ने इसमें बात की, तो चीन को लेकर के आप इतना झूठ बोलते हैं। चीन के साथ आपके जो रिश्ते हैं, वो चीन के साथ जो आपके व्यापारिक संबंध बढ़े हैं आपके कार्यकाल में, उन सवालों का जवाब देने के बदले अगर आप राहुल गांधी को चीन परस्त, पाकिस्तान परस्त बता देंगे, उनको आरक्षण विरोधी बता देंगे, तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें बाउंस बैक होंगी और बीजेपी को इसका बहुत खामियाजा उठाना पड़ेगा। और इसमें जो खास करके मायावती के बारे में मैं फिर कहना चाहता हूं कि मायावती जैसी ताकत अगर इस मामले में बीजेपी के खिलाफ बोलने के बदले में वो कांग्रेस पर अटैक करेंगी, राहुल गांधी पर अटैक करेंगी, तो राजनीतिक रूप से अपना नुकसान करेंगी। बनस्पत की बीजेपी का नुकसान तो वो नहीं करेंगी, लेकिन अपना नुकसान जरूर करेंगी वो, क्योंकि अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो विमर्श बना है उस विमर्श में साफ हो गया है कि बीजेपी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर जो आरोप जो चस्पा हुआ है कि आप आरक्षण के खिलाफ हैं, आपने पूरी तरह से आरक्षण को डाइल्यूट किया है और इस पूरी विचार और उसमें जो तो इसमें आपको जवाब देते हुए बनेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को ब्लेम करके मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को चर्चा में बनाए रखने और खुद के ऊपर लगे हुए आरोपों पर आप बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं एक बार फिर से अमलेंदु जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, बिल्कुल आ रही, मेरी आ रही जी, आ रही है। अमलेंदु जी, हरियाणा चुनाव उसको आप जरा अभी 2-1 दिन उधर थे भी, जरा समझना चाहता हूं क्या वहां राहुल गांधी की चर्चा है क्या इस चुनाव में? राजीव जी, राहुल गांधी की जबरदस्त चर्चा है और राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का कोई असर नहीं है। मैं कल रात को ही 12 बजे के आसपास लौट के आया हूं और तब तक भारतीय जनता पार्टी उधम बचा चुकी थी काफी कुछ, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, बल्कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुछ बोल रहे हैं उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी बात राजीव जी, हरियाणा में जो एक चीज आई समझ में, ये समझ में आई कि किस तरीके से इनेलो के साथ मायावती जी की पार्टी का गठबंधन हो गया, जेजेपी के साथ दुष्यंत चौटाला ये पार्टी उनका जेजेपी के साथ आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो गया और बड़ी संख्या में निर्दलीय उतर गए। आम लोगों का कहना यह कि ये सब भारतीय जनता पार्टी करवा रही है ताकि कांग्रेस को यह डेंट पहुंचाया जा सके, चूंकि लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है और बीजेपी उसमें काफी ज्यादा पिछड़ती नजर आ रही है। ये आम लोगों का राजीव जी कहना है। ये मतलब अगर आम जनता इस बात को राजीव जी कह रही है तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो गठबंधन किए जा रहे हैं या कराए जा रहे हैं उन गठबंधनों का जमीन पर क्या असर होगा, ये अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। जी, विनेश फोगाट को लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा वहां के लोगों में था इस घटना को लेकर के, और महिलाएं तो जो थी वो राजीव जी समझिए कि एक तरीके से ये समझा जाए कि अगर वहां सामने कुछ पड़ गया है तो लाठी लेके दौड़ा रहे, इस तरीके की मतलब स्थिति है जो हम लोग देख करके आए हैं, जहां भी हमारी पूरी टीम देख करके आई। तो ये वहां देखने का। दूसरा राजीव जी, एक जो सड़कें हैं बहुत खराब स्थिति में है हरियाणा की। आप नेशनल हाईवे पे जाइए तो बड़ा अच्छी सड़कें दिखाई पड़ती है, लेकिन नेशनल हाईवे से जैसे ही आप हरियाणा में घुसते हैं इतनी खराब स्थिति है सड़कों की। ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है कि विकास की बात बताई जाती है कि विकास एक सज्जन तो बोले कि लोगों ने अब यहाँ अपने बच्चों का नाम विकास रखना छोड़ दिया। ये वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दी, उसको लोग देख सकते हैं, वो किस तरीके से कह रहे हैं कि बच्चों का नाम भी लोगों ने विकास रखना छोड़ दिया है। तो ये स्थितियां राजीव जी हरियाणा की तरफ फिलहाल दिखाई पड़ रही है। आगे चल के क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि चुनाव खुलना शुरू हुआ है धीरे धीरे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी
गोटे बिछाने की कोशिशें की हैं, वो जनता समझ चुकी है कि ये किस तरीके से गोटे बिछाई जा रही है, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस तरीके से उसने अपने कई मंत्रियों के टिकट काटे हैं, उसको लेकर के ये बताया जा रहा है कि ये इनकी जो है चाल है ताकि ये मंत्री जो है ये भी खड़े हो जाएं और ये फिर नुकसान पहुंचाए कांग्रेस को, तो ये भी एक तरीके की वहां बातें करने लग गई हैं। तो यानी भारतीय जनता पार्टी जो गोटे बिछा रही है, जनता उसको उसी तरीके से ले रही है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गोटे बिछाना चाहती है। ये तो है राज्य की हरियाणा का समाज। लेकिन आज अमित शाह ने सीधे सीधे राहुल गांधी को चुनौती दे दी है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक वो 50% का कोटा उसको पार नहीं करने देंगे, ये अमित शाह ने चेतावनी दे दी। क्योंकि राहुल गांधी ने तो कहा, राजीव जी सुबह राहुल गांधी ने कहा कि हम 50% की बैरियरों को तोड़ना चाहते हैं आरक्षण को। अमित शाह कह रहे हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है, तो राहुल गांधी तो आरक्षण को छूने की बात कर रहे हैं, 50% का बैरियर तोड़ रहा है। तो अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक है तब तक वो इस आरक्षण को छूने नहीं देंगे, और 50% का बैरियर जो राहुल गांधी तोड़ने की बात कर रहे हैं वो अमित शाह तोड़ने नहीं देंगे। अमित शाह के बयान को, उनके ट्वीट को इसी तरीके से लिया जाना चाहिए राजीव जी। बिटवीन द लाइन्स जो अमित शाह कहना चाहते हैं वो बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात यहां अमित शाह जो कह रहे हैं, और अमित शाह के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस को और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या उसमें वो सफल हो पाएगी? राहुल गांधी की इस यात्रा पर हम लगातार कवरेज कर रहे थे और लगातार उनकी बातों को, उनके विचारों को, उनके भाषणों को, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरेक्शंस को हम आप तक पहुंचा रहे थे। और इसीलिए क्योंकि वो कहते क्या हैं, फर्स्ट हैंड जानकारी आप तक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ झूठ परोसने का जो व्यापार चल रहा है और उस व्यापार का भी पर्दाफाश जरूरी है। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अमलेंदु जी, दोबारा आप जुड़ गए, आपका